नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके नेक्स्ट एग्जाम ग्रुप में, आपके यूट्यूब चैनल में। स्वागत करता हूं मैं और आशा करता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको पसंद आएगा, क्योंकि आज चर्चा करते हैं हम एक अंतर्राष्ट्रीय जो मामलों में आता है कि जो ईरान ने कह सकते हैं धमकी दी है अमेरिका को, तो परीक्षा के हिसाब से या सामान्य जानकारी के हिसाब से, दोनों हिसाब से सही है। क्योंकि मामला कुछ इस तरह से बन रहा है कि इराक, जो कि अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने धमकी दी है, कह सकते हैं चेतावनी दी है कि अगर हमारा मामला इजराइल से बिगड़ा तो आप बीच में इंटरफियर नहीं करोगे। क्योंकि पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईरान की तरफ से अमेरिका को चेतावनी। वो चेतावनी क्या है, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो आज के डेली करंट अफेयर के हिसाब से जो मोस्ट टॉपिक आते हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। कि आज हम जहां 7 अप्रैल 2024 का दिन है ये, और लगभग कुछ दिन पहले की बात है कि इजराइल चूँकि एक ऐसा देश है जो अमेरिका की कॉलोनी कह सकते हैं, जिसको अमेरिका उसका साथ देता है हमेशा। और जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं एशिया की, उनको हमेशा टारगेट करता है इजराइल। इजराइल हमास का जो मामला बनता है वो किसी से छिपा नहीं है। गाजा पट्टी का मामला आज के 6 महीने से चल रहा है, हमले पे हमले होते जा रहे हैं, लेकिन युद्ध की समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि फिलिस्तीन को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि इजराइल के पास वो साधन हैं कि वो मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री सबको एक साथ हरा सकता है। गाजा पट्टी तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वही चीज़ है कि जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका लास्ट 15-20 साल लड़ने के बाद लास्ट में उसे छोड़ के जाना पड़ा। क्योंकि अपना जो कल्चर है वो व्यक्ति अच्छे से जानता है, जहाँ रहता है, जहाँ जन्म लिया है, कोई आके वहाँ को उतने अच्छे से नहीं जान सकता है। यही अमेरिका के साथ हुआ। तो बात करते हैं आज ईरान की। ईरान ने क्या चेतावनी दी है? क्योंकि सीरिया, एक देश आता है सीरिया, उसके राजधानी दमिश्क में दूतावास था ईरान का। कुछ दिन पहले इजराइल ने वहाँ हमला किया, तो ईरान के दूतावास में जो अधिकारी थे, सेना के कमांडर वगैरह थे, 7 लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि इजराइल ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये हमला हमने किया है कि नहीं किया है, लेकिन वो इजराइल इन चीज़ों को, जहाँ ये दूतावास थे, इनको आतंकवादी संगठन मानता है। उसका मानना ये है कि यहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं जो हमारे खिलाफ योजना बनाते हैं। तो एक अधिकारी ने पुष्टि की हालांकि, लेकिन कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐसा कोई भी वो चीज़ नहीं आई है कि जिसको मान लें कि हाँ ये अमेरिका, इजराइल ने ही हमला करवाया है। लेकिन ईरान को उससे बहुत नुकसान हुआ, उसके अधिकारी और कमांडर वगैरह। और कुछ दिन पहले और की बात है, ईरान के जाने माने वैज्ञानिक सुलेमानी और फकीरजादे, जो कि परमाणु बम बनाने की ओर अग्रसर थे, बहुत योग्य व्यक्ति ईरान के कह सकते हैं। जैसे अपने आप अब्दुल कलाम जी थे, वैसे ही उनको मान सकते हैं। उनको मरवा दिया था इजराइल ने। हालांकि ईरान ने उसका बदला लिया, हमास को भड़काया और साथ पिछले कुछ दिनों में हमास को भड़का के और इजराइल को बहुत नुकसान करवाया। लेकिन वो सामने सामने नहीं लड़ा। लेकिन आज की स्थिति क्या बनती है
कि ईरान ने सीधे सीधे चेतावनी दी अमेरिका को कि अगर हम कुछ भी करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो आप बीच में नहीं आओगे। जबकि हर कोई इस चीज़ से अवगत है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि अमेरिका बीच में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि इजराइल अमेरिका की ही देन है, उसी की कॉलोनी है। अब बात आती है कि अगर अमेरिका नहीं माना तो क्या ईरान के पास इतनी ताकत है, ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकें? तो चलो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कुछ है भी कि नहीं है। क्योंकि अमेरिका में नहीं बैठा है। अमेरिका जैसे हम पर्शियन गल्फ में देखते हैं तो कई सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, और जितने भी देश हैं वहाँ एम्बेसी वगैरह हैं, दूतावास वगैरह हैं अमेरिका के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ईरान अमेरिका पे ही हमला करे तभी वो हमला माना जाएगा। अगर कहीं मान लीजिए कि उसने किसी दूतावास पे हमला कर दिया, एम्बेसी पे हमला कर दिया, तो इससे अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत फजीयत होगी। हालांकि एक अलर्ट मोड पर चले गए हैं इजराइल और अमेरिका। इजराइल ने तो अपने यहाँ जीपीएस भी बंद करवा दिया है। ये समय ऐसा चल रहा है चूँकि कि कुछ भी हो सकता है। क्या युद्ध होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्त में है, नहीं अभी कह सकते हैं। लेकिन जो ईरान ने चेतावनी दी है उसके मद्देनजर इजराइल ने अपने 28 देशों में दूतावास बंद करवा दिए, क्लोज करवा दिए, क्योंकि जुमे की नमाज थी और रमज़ान का महीना का लास्ट चल रहा था। तो ये मामला ज़्यादा बनता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमला ऐसा हो जाए। और अपने यहाँ जीपीएस लोकेशन बिल्कुल जो गूगल की होती है बिल्कुल बंद करवा दी है कि कोई किसी की जानकारी ले ही ना पाएगी कहाँ कौन है। इजराइल ने तो किया। अमेरिका के ऊपर भी दबाव बना, क्योंकि अमेरिका में इस समय जैसे भारत में चुनाव चल रहे हैं वैसे अमेरिका में भी इस समय चुनाव चल रहे हैं। तो जो बाइडेन की डेमोक्रेट हैं और ट्रम्प के रिपब्लिकन हैं, तो डेमोक्रेट ने दबाव बनाना बाइडेन के ऊपर शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि नैन्सी पेलोसी के नाम सुना ही होगा आपने। वो एक ऐसे ग्रुप में शामिल हो गई हैं जो 40 सांसदों का ग्रुप है वहाँ, ठीक है। तो उनने दबाव बनाया कि आप कोई भी ऐसे वेपन या हथियार इजराइल को नहीं बेचोगे जिससे मानहानि हो, क्योंकि इजराइल ने उन हथियारों वेपन का इस्तेमाल वहाँ किया है जहाँ पर मासूमों की जान गई है। गाजा पट्टी में कई हजार मासूमों की जान गई है जिनको ये भी नहीं पता कि युद्ध होता क्या है, उन्हें कोई लेना देना भी नहीं है। तो ये चीज़ें जब यूएनओ में उठाई गई तो चर्चा हुई इस बात की कि क्या इजराइल सही कर रहा है। तो इजराइल ने अपना स्टैंड रखा कि चूंकि मेरे ऊपर हमला होगा तो हम हमला करेंगे। इस उद्देश्य से नहीं करते कि मासूमों की जान जाए, लेकिन जान चली गई तो वो बात अलग है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। जो व्यक्ति ये भी नहीं जानता है कि युद्ध होता कहाँ किस लिए हो रहा है, उन्हें अपने जीवन यापन से मतलब है, उनकी जान चले जाना, तो ये तो कहते हैं ना कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया, मानवता की हत्या हो गई। तो बाइडेन पे दबाव बनाना शुरू किया। हालांकि बाइडेन ने ये इजराइल को भी चेतावनी दी है कि ये चीज़ें ना करें जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू थू हो हमारी। अब ये बात ये आती है कि अलर्ट मोड पे इजराइल और अमेरिका दोनों अलर्ट मोड पे हैं, लेकिन हमला होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट हमला होगा कि कहीं दूतावास पे या एम्बेसी पे या कहीं सैन्य ठिकाने पे ये हमला होगा, ये कह नहीं सकते। लेकिन इतनी प्रबल संभावना बन रही है कि हमला हो सकता है। अब बात आती है कि जो जंग हमास और इजराइल के बीच में 6 महीने से चल रही है उसको भड़काने का काम किसने किया है? ईरान क्या साथ दे रहा है उनका? ईरान की तरफ से भी ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई, ना कोई सहायता भेजी गई, ना कुछ। अब बाइडेन ने क्या किया है कि अभी
एक रास्ता निकाला है, अपने पुराने मित्र कतर को याद किया है कि आइए समझौता करवाइए, चूँकि ये समझौता करवा चुके हैं कई बार हमास और इजराइल का दोहा में, याद होगा आपको। अफगानिस्तान और अमेरिका का दोहा में, जो कि बहुत फेमस समझौता था। तब अमेरिका की फौजें अफगानिस्तान से निकल के वापस गई। तो फिर से बाइडेन ने याद किया है अपने पुराने मित्र को कि आप आइए दोहा में दोनों लोगों को बिठाइए, ये समस्याएं ख़त्म कीजिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समस्याएं ख़त्म होंगी? अब इसका कारण क्या है? इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि इजराइल ने जो दमिश्क में हमला किया था सीरिया की राजधानी में, तो वो ईरान की एम्बेसी पे हमला किया था। वहाँ अधिकारी थे, मैं इस बात को पहले ही बोल चुका हूँ, कमांडर वगैरह थे, और सबसे बड़े वहाँ के धर्मगुरु हैं जो उनकी अंत्येष्टि में आए थे, जो अंतिम संस्कार होता है। तो एक सिंपैथी हुई, एक ईरान के प्रति सबको ये लगा यार ये तो बहुत चीज़ें गलत है, क्योंकि जिन चीज़ों का लेना देना नहीं है कोई, वहाँ पर भी हमला हो रहे हैं। ये तो वैसी बात हो गई कि जैसे कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। चलते आगे बढ़ते हैं। सुलेमानी फ़कीरज़ादे बहुत बड़े वैज्ञानिक मान सकते हैं उनको भी इजराइल ने मरवा दिया। अब ये चीज़ें कहाँ तक जाके रुकती हैं ये कोई कह नहीं सकता। 1-2 दिन में, पहले 48 घंटे का अलर्ट था, अब उसको बढ़ा के 5 दिन का कर दिया गया है। और चूँकि मेरे पास ऐसे साधन नहीं है कि मैं आपको ट्विटर वगैरह दिखा सकूं, लेकिन फिर भी इतने में हम जानने का प्रयास करते हैं कि मतलब समस्या क्या है, कहाँ है, और भारत उस स्टैंड में कहाँ खड़ा है। तो भारत तो अपने यहाँ लोकसभा के चुनाव में लगा हुआ है, तो उसी प्रकार से जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं। फर्क इतना है कि भारत में लोकसभा के चुनाव 5 साल बाद होते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो 4 साल बाद होते हैं। भारत की तुलना में अमेरिका का एक और अंतर है, भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कितनी बार भी बन सकता है व्यक्ति, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है व्यक्ति, इसके बाद नहीं बन पाएगा। तो बाइडेन के डेमोक्रेट को थोड़ा नुकसान हुआ इस माध्यम से, और रिपब्लिकन जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसको कुछ फ़ायदा होता दिख रहा है। तो स्टैंड अप कहाँ बनता है अमेरिका का, क्या साथ देंगे वो इजराइल का कि नहीं देंगे, ये देखने वाली बात होगी भविष्य में। चलिए, अपन को उस पर चर्चा करनी थी, चर्चा हो गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है, और इसकी बैठक कजाकिस्तान के दमिश्क में हो रही है। तो भारत ने किसको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, ये क्वेश्चन बनता है आज के करंट अफेयर का। तो भारत ने अपना प्रतिनिधि हमारे एनएसए हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को एनएसए बनाकर भेजा है। अब बात करते हैं एससीओ की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर इसका मिलता है कि एससीओ की स्थापना 2001 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है तो बीजिंग में, मैं पहले बता चुका हूँ। और इसके सेक्रेटरी कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है, तो जांग मेन करके चीनी व्यक्ति हैं जो इसके अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पुरातत्व खनन, जो पुरातत्व विभाग होता है, पुरातात्विक विभाग ने खनन किया है, कहाँ किया है और वहाँ से क्या मिला है। तो पुरातात्विक विभाग ने गुजरात के कच्छ में एक खनन खुदाई चल रही थी पुरातात्विक विभाग की। तो वहाँ से अनुमान लगाया गया है कि 52,000 साल पुरानी बस्ती मिली है, जो हड़प्पा सभ्यता की हम लोग कह सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की 52,000 साल पुरानी बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है। जो
हाल ही में ये मामला चर्चा में आया है, हाल ही का मामला है, तो करंट अफेयर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता हो गया, और हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनते भी है परीक्षा में। तो ये करंट का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 52,000 साल पुरानी बस्ती कहाँ से मिली है। तो कच्छ के गुजरात से खुदाई करते समय ये बस्ती मिली, उसका अनुमान लगाया गया कि 52,000 साल पहले पुरानी बस्ती है ये। अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो कच्छ गुजरात में सब कोई, हर कोई जानता है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और गुजरात के राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, वीडियो देखते समय पेन कॉपी जरूर साथ में रखें, क्योंकि कुछ नोट्स बनाने लायक कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आप लिख सकते हैं, वो यही कारगर होती है। बाद में आप इनको देख सकते हैं तो आपको याद आएगा कि हमने पढ़ा क्या था, और चीज़ें रिलेट करके पढ़िए। अगर हमने गुजरात की बात की है तो गुजरात के मुख्यमंत्री हो गया, कौन से वहाँ अभ्यारण्य वगैरह हैं, किस चीज़ में फेमस है, राज्यपाल कौन है, राजधानी क्या है, वहाँ अभी एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करके क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी जानने में कि कौन क्या है। अब बात करते हैं अपने DRDO की। फिर से चर्चा में आया है, क्योंकि बहुत ही गर्व करने वाली बात है। DRDO हमारा भारत को हमेशा गर्व महसूस करवाता रहता है। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा गर्व का अनुभूति करवाता रहता है अपने देश को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसने क्या किया है कि अभी इसने एक परीक्षण केंद्र परियोजना शुरू की है। जैसे वेपन या हथियार हो गए, उनका परीक्षण कैसे कहाँ किया जाएगा, तो इस परियोजना का शुभारंभ उसने किया है पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन क्या बनता है कि DRDO ने अपनी नई परीक्षण केंद्र योजना कहाँ से शुरू की है? DRDO ने अपनी नई परीक्षण केंद्र योजना कहाँ से शुरू की है, जो कि हाल ही में शुरू हुई है। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। अब जब बात आती पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल को मैं परसों नरसों भी अपने बीच पश्चिम बंगाल के बारे में ढेर सारी बातें हुई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। राजधानी कोलकाता हर कोई जानता है, गवर्नर शिवाजी आनंद बोस है। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहीं से कि 11वां पुस्तक मेला कहाँ आयोजन हुआ था, तो वो भी पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है वो किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आंसर मिलता है हुगली नदी के किनारे बसा। और भारत की पहली जल मेट्रो कोलकाता में ही शुरू हुई थी। और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो इसके आंसर रहेगा सौरभ गांगुली जी, दादा जिनको बोलते हैं, पुराना भूतपूर्व कप्तान है भारत के क्रिकेट टीम के। अब आती है बात अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कहाँ शुरू की गई है? तो अभी चर्चा में रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, और अभी तो फिलहाल जेल में है, लेकिन वहाँ दिल्ली से एक योजना शुरू हुई है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 1,000 महीने के हिसाब से मानदेय तय होगा, जिससे उनका जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके, जीवन यापन उनको सहयोग हो सके। इस उद्देश्य से योजना का शुभारंभ किया गया है। अब अगला प्रश्न आता है, एक भारतीय मूल के हमारे अर्थशास्त्री हैं राकेश मोहन जी। तो विश्व बैंक ने इन्हें अपने आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल किया हुआ है। तो प्रश्न बनता है कि विश्व बैंक ने किसे अपने आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल किया है?
तो उत्तर मिलता है राकेश मोहन जी। विश्व बैंक के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, मेरे पिछले वीडियो में विश्व बैंक के बारे में मैंने पढ़ाया है, वर्ल्ड बैंक के बारे में। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, स्थापना 1944-45। तमाम चीज़ें उसके बारे में विधिवत तरीका से हमने विश्लेषण किया हुआ है। अब बात आती है कि पिछले दिनों 5 अप्रैल को हमने कौन सा दिवस मनाया, तो समुद्री दिवस हमने 5 अप्रैल को मनाया है। ये मनाया क्यों जाता है, तो भारत के समुद्री इतिहास और विरासत को याद करने के लिए, जैसे भारत के समुद्री इतिहास क्या है, इसकी विरासत को कैसे याद किया जाएगा, और समुद्री क्षेत्र का महत्व क्या है। महत्व बहुत बड़ा है समुद्री क्षेत्र का, उसको लोगों के बीच रखने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है कि इसके महत्व को उजागर किया जा सके। तो समुद्री दिवस 5 अप्रैल हो गया। और अगर इस महीने के और इम्पोर्टेंट डे की बात करें तो 1 अप्रैल 1 अप्रैल को कह सकते हैं उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस कह सकते हैं, मनाया गया था। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया था, और 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस मनाया गया था। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाएं कि महिलाएं आपके साथ सहज महसूस करें, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।